हेलो दोस्तों, हम अपने 30 दिन के जो इम्पोर्टेंट नोट सीरीज है उसके डे 16 में हैं। तो अपना चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जो आज हमारा पहला पॉइंट होगा वो हमारा जो होगा, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गैसेस लिस्टेड हैं तो उनका जो कंसंट्रेशन हम मेज़र करते हैं। तो बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जिसका हमारे पास केवल एनुअल कंसंट्रेशन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो वो कौन सी गैस है जिसका केवल एनुअल कंसंट्रेशन है, तो वो कौन सी है? बेंजीन। आपको याद रखना, केवल ओनली एनुअल कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, वेर एज ओजोन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका 8 आवर और 1 आवर का कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल होता है। रेस्ट जो गैसेज हैं उनकी हमारे पास 24 आवर की भी एवरेज अवेलेबल होती है और एनुअल एवरेज भी अवेलेबल होती है, जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है NH3 और लेड जो होता है इसका में 24 आवर का भी एवरेज अवेलेबल होता है और एनुअल एवरेज भी अवेलेबल होता है। ठीक है, बट जो बेंजीन है उसका सिर्फ हमारे पास एनुअल कंसंट्रेशन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो एनारोबिक डाइजेशन होता है उसमें कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हमें पता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है, इसके साथ साथ पानी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन याद कर रखना है कि जो फॉस्फीन है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एनारोबिक डाइजेशन में फॉस्फीन प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, फिर अगली चीज़ आती है कि बैरल कैम्बर क्या होता है। हाईवेज़ में आपको पता है कि एक तो पैराबोलिक कैम्बर देते हैं, ठीक है, और एक कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट और पैराबोलिक कैम्बर देते हैं जो ऐसे देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एक बैरल कैम्बर एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। ठीक है, जिसमें एलिप्टिकल या फिर पैराबोलिक कर्व हम देते हैं, उसी क्या बोलते हैं, बैरल कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, और ये देखो कैसे होता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि लास्ट में स्ट्रेट है और ऐसे पैराबोलिक है, ये ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, एंड से बिल्कुल ऐसे चलता है, मतलब ये अगर ये एलिप्टिकल कर्व हो चाहे पैराबोलिक कर्व हो तो ये मिडिल पोर्शन में फ्लैटनेस होती है और एंड पोर्शन में क्या होता है, काफ़ी स्टीप होता है ना। तो इस तरीके का ये होता है। तो प्रोवाइडेड ऑन मिडल गिव्स फ्लैट एंड मिड एंड स्टीपर एट एजेस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बैरल कैम्बर में जो मिडल पोर्शन होता है वो फ्लैटनेस में होता है। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है कि IS 343 के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, तो IS 1343 हमारा प्री स्ट्रेसिंग के लिए है। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए है। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि मिनिमम AST की अगर हम बात करें कि मिनिमम AST प्री स्ट्रेसिंग में कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो बात की जा रही है कि प्री टेंशन यूनिट हो और स्मॉलर सेक्शन हो, है ना। याद रखिएगा कि प्री टेंशन यूनिट में जब स्मॉलर सेक्शन हो तो मिनिमम AST कितनी होनी चाहिए, माइल्ड स्टील के बार के केस में 0.2%, है ना, और HYSD के बार के केस में 0.15%। ठीक है, और ये किसका होगा, ऑफ कंक्रीट एरिया। ठीक है, माइल्ड स्टील बार 0.2%, HYSD बार 0.15% ऑफ किसका, कंक्रीट एरिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर अगली बात करें कि राफ्टर डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, तो हमें पता है कि जो मेटल सीट है उसका स्पैन बाई कितना होता है, 180 होना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लास्टर शीट है तो वो स्पैन बाई 240 होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा राफ्टर का डिफ्लेक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो आप नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर जो अगला इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगला जो पॉइंट है कि टेलर स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब स्टेबिलिटी फैक्टर लिखिएगा तो ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि आप स्टेबिलिटी नंबर निकाल के चले आएंगे। लेकिन टेलर्स स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी नंबर होता है, यानी टेलर्स स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो SN की जो वैल्यू होगी उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करें लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या होता है, तो ये देखिए डायरेक्ट वर्नियर है तो क्या हो जाएगा, NV = N-1 इंटू S हो जाएगा। S क्या, मेन स्केल है, V क्या है, वर्नियर है। ठीक है, N नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। तो हमें पता है डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि वर्नियर पे डिवीजन्स ज़्यादा होते हैं और मेन स्केल पे कम होते हैं, लेकिन मेन स्केल के डिवीज़न बड़े होते हैं वर्नियर से, क्योंकि अगर 9 डिवीज़न ही 10 डिवीज़न के बराबर है तो यानी ये जो 9 डिवीज़न है ये थोड़े बड़े बड़े होंगे। ठीक है, फिर क्या है, फिर जो रेट्रोग्रेड वर्नियर है तो क्या हो जाएगा, N-1 की जगह क्या हो जाएगा, N+1 हो जाएगा। एक्सटेंडेड में 2N-1 हो जाता है। ठीक, कई बार हमसे पूछा जाता है कि अगर वर्नियर पे 8 डिवीज़न है तो मेन पे कितने होंगे, 15 डिवीज़न हो जाएंगे, है ना, 8 2 16 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे जो PCC के प्रोविज़न है जो IS 456 में दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि मतलब ऐसा कौन सा प्रोविज़न है कि अगर मैं सब भूल जाऊँ लेकिन उसको ना भूलूँ, तो वो बिल्कुल पहला ही प्रोविज़न है कि माइल्ड स्टील कंडीशन के लिए, जो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए, उसके लिए PCC का कोई भी ग्रेड डिफाइंड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि IS 456 में माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए PCC का कोई भी ग्रेड डिफाइंड
नहीं होता है, ठीक है। और मिनिमम पीसीसी के लिए जो सीमेंट कंटेंट दे रखा है वो कितना है, 220 केजी पर मीटर क्यूब दे रखा है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये टेबल है 15, 20, 25 की, ये 60, 60, 50, 45, 40, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नहीं भी आता तो आप 2 पॉइंट, ये पॉइंट पहला कि पीसीसी जो माइल्ड एक्सपोजर के लिए डिफाइंड नहीं है, दूसरा कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट माइल्ड और एक्सट्रीम के लिए कितना डिफाइंड है वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो क्ले सॉइल होती है, तो क्ले सॉइल में जब हम अर्थ प्रेशर निकालते हैं तो हमें पता है वहाँ पे क्या आता है, के गामा -2c अंडर रूट के आता है। तो ये जो -2c अंडर रूट के आता है तो उसी वजह से हमारा ग्राफ पीछे की तरफ शुरू होता है। तो अब जब पीछे की तरफ शुरू होता है तो ये जो एडेड सरचार्ज लिखा है कि कितना सरचार्ज हमें ऐड करना है कि टॉप स्ट्रेस क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। तो ये टॉप स्ट्रेस जीरो करने के लिए क्या करना होता है, ये टॉप स्ट्रेस जीरो करने के लिए मतलब जैसे क्या हमें पता है कि इस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है तो हमें पता है ये वैल्यू कितनी होती है, 2c अपॉन अंडर रूट में गामा होती है, 2c में अपॉन अंडर रूट गामा होती है, ठीक है। तो q इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2c अपॉन अंडर रूट में के हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि q इजिकल टू 2c अपॉन अंडर रूट के हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगली बात आती है कि मींडरिंग की बात करें, ठीक है। तो जब हम मींडरिंग की बात करें तो हमें पता है कि मींडरिंग में देखिए ऐसे सक्सेसिव रिवर्स कर्व बनते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि मींडरिंग का मतलब क्या है कि सक्सेसिव रिवर्स कर्व बने। मतलब एक ये देखिए अगर टॉप की बात करते हैं कॉन्वेक्स है तो ये फिर ये कॉनकेव बनेगा, फिर कॉन्वेक्स बनेगा, फिर कॉनकेव बनेगा, ठीक है। तो यही क्या है, ये रिवर्स कर्व है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अभी जो टॉप सक्सेसिव कॉन्वेक्स कर्व्स हैं तो इनके जो टॉप की जो टेंजेंट लेंथ होगी वो क्या होगी, वो मींडरिंग लेंथ कहलाएगी। या फिर जो बॉटम के दोनों कॉनकेव कर्व हैं उनके जो टेंजेंट होंगे, जो एपेक्स पॉइंट होंगे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, मींडरिंग लेंथ कहलाएगी, ठीक है। और मींडरिंग विड्थ की बात करें तो जो अल्टरनेट एक्सट्रीम्स हैं, मतलब ये कॉन्वेक्स हो गया और अगला ही कर्व कौन सा होगा, अगला ही कर्व कॉनकेव होगा, ठीक है। तो अगला ही कर्व कॉनकेव होगा तो ये उसका एक्सट्रीम हो गया और ये इसका एक्सट्रीम हो गया, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, मींडरिंग विड्थ कहलाएगी, ठीक। कई बार इसको मींडरिंग बेल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर अगली चीज़ आती है कि मींडरिंग लेंथ कई बार हमसे पूछ देता है कि कितनी होनी चाहिए। तो जो एलुवियल रिवर्स हैं उन फ्लड प्लेन में उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6W, W इज़ व्हाट, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 6W उसकी वैल्यू हम कई बार ले लेते हैं, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है कि कॉमन सॉल्ट जो होता है अगर उसको हम पानी में इस्तेमाल करें तो उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि NaCl आ गया मतलब क्लोराइड आ गया, तो क्लोराइड क्या करता है, कोरोजन को रीइंफोर्स करता है, कोरोजन बहुत तेज़ी से करता है, इन्हांस करता है, तो क्या होगा, रीइंफोर्समेंट में कोरोजन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर जो अगला पॉइंट है कि मित्रा जो ट्रांजिशन चैनल है उसकी इक्वेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो एग्जाम आपको याद जरूरी नहीं कि सारे टर्म्स याद ही हों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि BBL अपॉन BL माइनस BN माइनस BF, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि BBL मतलब ऊपर के दोनों B और L आ जाएंगे, BN F आ जाएगा, माइनस BN माइनस BF इंटू X आ जाएगा। X क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमें चैनल की विड्थ निकालनी होती है, ठीक है। तो ये एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस द विड्थ ऑफ द चैनल निकालने के लिए क्या चैनल ट्रांजिशन दे रखा है, ठीक है। तो ये बहुत वो नहीं है लेकिन फिर भी आप माइंड में रखिए कि BBL ऊपर होता है, नीचे BL होता है, माइनस BN माइनस BE होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। फिर बात करें कि जो हाउस सीवर्स होते हैं उसमें लीकेज टेस्ट करते होते हैं, जैसे कई बार लीकेज होता है तो कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला टेस्ट है वो कौन सा, एयर टेस्ट है। हम क्या कर सकते हैं, ये अंडरग्राउंड और वर्टिकल पाइप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पाइप पे लगाते हैं और क्या करते हैं उसके ऊपर सोप सोल्यूशन लगा देते हैं, है ना। जैसे पानी में सोप घोला और उसका सॉल्यूशन इस पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद फिर क्या उसमें एयर पंप करेंगे। तो जब एयर पंप करेंगे तो जहाँ से लीकेज रहेगा वहाँ से बबल फॉर्मेशन होता है। जैसे हम टायर पंक्चर चेक करवाने जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ से भी बबल फॉर्मेशन होगा। तो हम उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और क्या कहेंगे कि एयर टेस्ट से हमें पता चल गया, ठीक है। जो अगला टेस्ट है कि वाटर टेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये सीवर पाइप के लिए करते हैं, ये अंडरग्राउंड पाइप के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पानी भर देते हैं 1-1.5 मीटर हेड का, मतलब उतना प्रेशर का पानी, जैसे रोज एच होता है तो एच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1-1.5 मीटर का पानी हम भर देते हैं और फिर क्या करते हैं 10 मिनट तक उसको देखते हैं। तो कम से कम 10 मिनट तक उसमें कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं कि वो जो प्रेशर है वो मेंटेन्ड है और कोई भी लीकेज नहीं है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट आता है स्मोक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल पाइप के लिए करते हैं, जैसे ये वर्टिकल पाइप है,
छत से पानी का पाइप आ रहा है तो ये वर्टिकल पाइप है ना, तो नीचे से इसमें क्या करेंगे, स्मोक पंप करेंगे, तो ऊपर से जहाँ से भी धुआं लीक करेगा तो हमें दिख जाएगा कि कहाँ से वहाँ से लीकेज हो रहा है। तो ये मोस्टली वर्टिकल पाइप और रेन वाटर पाइप या सलेज पाइप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि आयरन बैक्टीरिया पाइप में क्या क्या करता है, तो पिटिंग करता है और उसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं ना। पिटिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पे ऐसे 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 बन जाते हैं और फिर रस्टिंग होने लगती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, ठीक है। फिर अगली चीज़ है कि डिसएडवांटेज ऑफ इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है कि रॉ वाटर सप्लाई कहाँ से लेनी चाहिए, सीवेज कहाँ से होना चाहिए। इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई हम पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वाटर प्रोन टू कंटामिनेशन, क्योंकि एक बार पाइप में पानी जा रहा है, फिर कुछ देर बाद रुक गया है, फिर कुछ देर बाद आएगा, तो इस दौरान यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो सकती है, एल्गी फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये क्या करेंगे, प्रोन टू कॉन्टामिनेशन है, ठीक है। फिर क्या है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फायर फाइटिंग। हमें अगर इमीडिएटली फायर फाइटिंग के लिए चाहिए तो इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई है, तो पानी ही नहीं अवेलेबल होगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रेशर भी उतना बढ़िया तुरंत अवेलेबल नहीं हो सकता। फिर चौथी चीज़ क्या है कि वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है जब सप्लाई हम शुरू करते हैं ना, क्योंकि अब फिर से उतना प्रेशर उसको मेंटेन करना है। अगर कहीं लीकेज है तो पानी लीक करता रहेगा, लेकिन जब तक प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करेगा तब तक वो लीकेज करता रहेगा और आगे पानी आसानी से मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो वेस्टेज ज़्यादा होती है इंटरमिटेंट में, ठीक है। फिर हम बात करें जो यूनिट्स होती हैं रॉ वाटर या सीवेज में, वो किस किस पैरामीटर के लिए डिज़ाइन की जाती है। जैसे एक्टिवेटेड स्लश प्लांट की बात करें तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ग्रिड चैम्बर की बात करें तो सरफेस ओवर फ्लो रेट के लिए। स्क्रीनिंग की बात करें तो अप्रोच वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो HLR और OLR के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम के लिए डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम पे चेक भी करते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। फिर बात करें कि एम्फीसीमा क्या होता है, तो देखिए एक डिजीज़ होती है, इसको COPD कैटेगरी में रखते हैं। COPD का मतलब क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, COPD, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये देखिए क्या है कि मोस्टली ये जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी में स्वेलिंग एक्सट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, जिसको बोलते हैं एफिसीमा हो गया, ठीक है। और ये शुरुआत होती है एस्बेस्टस से, ठीक है। तो एस्बेस्टस से किस फॉर्म में चली जाती है, एस्बेस्टोसिस फॉर्म में चली जाती है, और फिर उसी का जो इनलार्ज्ड रूप होता है वो क्या होता है, एम्फीसीमा होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो स्मोकिंग में जो गैसेज जनरेट होती हैं उससे होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। फिर जल्दी अगली वीडियो मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग।